नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। कल हमने जो टॉपिक किया था वो यहाँ तक किया था कि परफॉर्मेंस ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस हमारा चल रहा था। उसमें जो कल हमने टॉपिक किया था उसमें हमने ना ट्रांसमिशन एफिशिएंसी पढ़ी थी कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैसे आई ट्रांसमिशन लाइन की। और दूसरी चीज हमने इससे पहले पढ़ा था कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कौन सी होती है, लॉन्ग कौन सी होती है, और ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस से मॉडल कैसे प्रिपेयर होता है और उस मॉडल से हम पैरामीटर्स कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर होता है रिसीविंग एंड का, उसके लो होने से ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और इससे पहले मैंने कोरोना स्किन इफेक्ट डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप क्या करिए, प्लेलिस्ट का ऑप्शन जो है चैनल का, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है आशीष। स्वागत करते हैं आज हमारे ये वाले टॉपिक में कि एफिशिएंसी रिसीविंग एंड पावर फैक्टर कम होने से या ज्यादा होने से ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल हमने बना रखा है जिसमें VS सेंडिंग एंड वोल्टेज है। सेंडिंग एंड उसे बोला जाता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, ठीक है ना, उत्पादन करके। रिसीविंग एंड जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को मिल रही है, ठीक है ना। सेंडिंग एंड जो है VS उसकी सेंडिंग एंड की वोल्टेज है, ठीक है। IS जो है हमारा वो सेंडिंग एंड का करंट है। ये रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन की, ये रिएक्टेंस है, और ये रिसीविंग एंड का करंट है, और ये रिसीविंग एंड की वोल्टेज है, और ये रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर है। एफिशिएंसी जो होगी हमारे पास वो होती है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है। एफिशिएंसी जो होती है बेसिकली वो हमारे पास होती है आउटपुट बाय इनपुट, रिसीविंग एंड बाय रिसीविंग करंट मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई आर। रिसीविंग एंड की वोल्टेज, रिसीविंग एंड का करंट और रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर, साथ ही में अपॉन सेंडिंग एंड का वोल्टेज, सेंडिंग एंड का करंट और सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेसिकली एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए पावर जो होती है ट्रांसमिशन लाइन की, पावर जो होती है ट्रांसमिशन लाइन की, रिसीविंग एंड पे जो पावर होती है, पावर रिसीविंग, उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है VRIR cos फाई आर। ठीक है, यानी कि रिसीविंग एंड की पावर है वोल्टेज रिसीविंग एंड, करंट रिसीविंग एंड और पावर फैक्टर रिसीविंग एंड का। अब देखिए अगर मैं पावर को कांस्टेंट रखूं, ठीक है, और करंट यहां पे रख दूं, रिसीविंग एंड का करंट मैंने यहां रखा पावर डिवाइडेड बाय V cos फाई आर। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए जो रिसीविंग एंड का करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर फैक्टर के, ठीक है ना। यानी कि यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, रिसीविंग एंड का करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिसीविंग एंड के पावर फैक्टर के। अब होगा क्या, मान लो रिसीविंग एंड का पावर फैक्टर लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो रिसीविंग एंड का अगर पावर फैक्टर हमारा कम हुआ तो करंट जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और करंट जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे लॉसेस होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। लॉसेस अगर हमारे इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी ट्रांसमिशन की, एफिशिएंसी जो होगी ट्रांसमिशन की वो रिड्यूस हो जाएगी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो होगी हमारी वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, किससे, अगर हमारे I2R लॉसेस बढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा जो कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो ज्यादा लगेगा। क्यों, देखिए पहले जो करंट, अगर पावर फैक्टर हमारा डाउन गया तो करंट हमारा बढ़ेगा। करंट अगर हमारा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो कोई पहले पतला कंडक्टर में से करंट पास होता था, अब करंट पावर फैक्टर लो होने से बढ़ गया तो क्या होगा, कंडक्टर का जो साइज है वो मोटा लगेगा। तो हमेशा पावर फैक्टर जो होना चाहिए रिसीविंग एंड का, अगर हमें ट्रांसमिशन लॉसेस को घटाना है, ठीक है, ट्रांसमिशन लॉसेस को
अगर हमें किसी ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना, याद रखना, अगर हमें ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी को नीटा से डिनोट करा है इम्प्रूव करना है, तो पावर फैक्टर पीएफ, पावर फैक्टर यानी कॉस फाई हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पावर फैक्टर को हम हाई करेंगे, लो नहीं करेंगे। अगर पावर फैक्टर देखिए यहाँ पे हाई होगा, पावर फैक्टर यहाँ पे हाई होगा, पावर फैक्टर को अगर मैं हाई करूं तो करंट जो होता है वो कम हो जाता है, और कम होगा तो लॉसेस घटेंगे, और लॉसेस घटेंगे वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव होगी, ठीक है ना, ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। अब है वोल्टेज रेगुलेशन, इसको मिटा दो। अब है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। आज हम पहले वोल्टेज रेगुलेशन को समझने से पहले हम फिजिकल मीनिंग समझेंगे वोल्टेज रेगुलेशन का होता क्या है। वोल्टेज रेगुलेशन का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से तो होता है सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये होती है वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना। सेंडिंग एंड वोल्टेज यानी वीएस माइनस वीआर डिवाइडेड बाय वीआर, ये होती है हमारे पास फॉर्मूला वाइज। तो लेकिन फिजिकल मीनिंग क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, आज हम समझाते हैं प्रैक्टिकल मीनिंग। देखिए मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। दो ट्रांसमिशन लाइन है, फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, ठीक है ना। जब भी ड्रॉप होके रिसीविंग एंड पे मान लो 80 वोल्ट पहुंची, 80 वोल्ट पहुंची रिसीविंग एंड पे 80 वोल्ट पहुंची, ठीक है, फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन की। किसकी? फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड ट्रांसमिशन लाइन की जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ठीक है, वो भी 100 वोल्ट है, ठीक है, लेकिन उस पे जो रिसीविंग एंड पे वोल्टेज पहुंची वो हमारे पास है 70 वोल्ट, ठीक है। तो इन दोनों में से वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया किसकी हुई? तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया हुई पहली ट्रांसमिशन लाइन की। क्यों? पहली ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड पे 100 वोल्ट जनरेट हो रहा है, लेकिन रिसीविंग एंड पे 80 पहुंच रहा है, यानी ड्रॉप बहुत कम हो रहा है। ड्रॉप अगर वोल्टेज का कम हो रहा है, इसका मतलब वोल्टेज रिसीविंग एंड पे ज्यादा पहुंच रही है। बात करें सेंडिंग एंड की, तो बात करें सेकंड ट्रांसमिशन लाइन की, तो सेकंड ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड वोल्टेज 100 वोल्ट है, एग्जांपल लिया हुआ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज 70 वोल्ट है। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉप देखें तो ज्यादा है, ड्रॉप यहाँ पे ऊपर वाले में तो लेस था, ठीक है, ये लेस का साइन है, नीचे लेस था, इसमें ड्रॉप जो है सेकंड ट्रांसमिशन लाइन में वो ज्यादा है। इसका मतलब इस ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पुअर है, हाँ ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन पुअर है, यानी कि सेंडिंग एंड पे हम जितना जनरेट कर रहे हैं, रिसीविंग एंड पे कम वोल्टेज ड्रॉप से हमें ज्यादा वोल्टेज मिले, उसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी होना। यानी कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वोल्टेज रेगुलेशन अच्छी कब होती है? जब वो कम होती है। समझ आई बात? डिफरेंस सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया होगी। यानी पहली ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया है, क्योंकि जो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में डिफरेंस है वोल्टेज का वो सिर्फ 20 वोल्ट का है, ठीक है ना। और इसमें जरा सेकंड ट्रांसमिशन लाइन जो है, ये हमारी सेकंड वाली जो ट्रांसमिशन लाइन है,
इसमें अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास है कितने वोल्ट का, तो वो हमारे पास है 30 वोल्ट का। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, यानी इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है, तो इसकी पुअर वोल्टेज रेगुलेशन है सेकंड ट्रांसमिशन लाइन की। बात करी फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन की, फर्स्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा कम है। कम होने की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन इस ट्रांसमिशन लाइन की बढ़िया है। ठीक है, तो होपफुली वोल्टेज रेगुलेशन आपको समझ आ गया होगा क्या मतलब होता है। अब इसका जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो मैंने बता दिया था, सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड। सेंडिंग एंड माइनस रिसीविंग एंड डिवाइडेड बाय रिसीविंग एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये होती है परसेंटेज रेगुलेशन। परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हाँ, एक और चीज, जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वो होता है, एक सेकंड इंक डाल लूं यार, मैं ना इंक डालनी भूल जाता हूँ शुरुआत में, आगे से ना वीडियो की शुरुआत में इंक डाल दूंगा, फिर नहीं होगा, बीच में मार कर ना फिर वैसे चलना शुरू हो जाता है, स्मूथ नहीं चलता, तो फिर अब बढ़िया चलेगा। इंक डाल लूं यार, ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट कुछ नहीं होता, लेक्चर तो अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है वो है वोल्टेज रेगुलेशन का Vs माइनस VR डिवाइडेड बाय VR इक्वल टू। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, यूपीपीसीएल में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, IR R cos फाई प्लस I रिसीविंग एंड X साइन फाई डिवाइडेड बाय VR। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रिसीविंग एंड करंट रेजिस्टेंस कॉस फाई, रिसीविंग एंड करंट रिएक्टेंस साइन फाई डिवाइडेड बाय VR। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना। थोड़ा सा इधर की साइड को लिख देता हूं, इधर नजर नहीं आ रहा होगा। IR cos फाई प्लस IRX साइन फाई डिवाइडेड बाय VR। ठीक है, अब एक और चीज, एक और पॉइंट देखना, जो ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज रेगुलेशन होती है, ये पॉइंट ना पेपर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं यूपीपीसीएल के। देखो, ट्रांसमिशन लाइन की जो वोल्टेज रेगुलेशन होती है ना हमारी, अरे रेड मार्कर कहाँ गया, ये रहा। वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है ना ट्रांसमिशन लाइन की, वो लैगिंग पावर फैक्टर पे पॉजिटिव होती है, और यूनिटी पावर फैक्टर पे भी, लैगिंग और यूनिटी पे पॉजिटिव होती है। ठीक है, लैगिंग और यूनिटी पे पॉजिटिव होती है, और लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पे, ये लीडिंग लिखा है, लीडिंग पावर फैक्टर यानी कैपेसिटिव लोड पे हमारे पास नेगेटिव होती है। ठीक है, नकारात्मक होती है, नेगेटिव लिख दिया मैंने, नेगेटिव होती है, लिख भी देता हूं, नेगेटिव होती है कैपेसिटिव लोड पे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। इतना याद रखना, सारा ये फॉर्मूले सारे याद रख लेना। पावर फैक्टर पे जो इफेक्ट पढ़ाया उसको भी याद रखना। कल हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है ना, नॉमिनल T नॉमिनल पाई के बारे में, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बंडल कंडक्टर्स के बारे में। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू, और लाइक करें।